आइए बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और इसके लेखक हैं कमलेश्वर। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना, नाक कटाना इत्यादि। इन मुहावरों का व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया कमलेश्वर लेखक द्वारा जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौरे की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को भी रेखांकित करती है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर जी का सफल पत्रकार के रूप में भी यहाँ हम देख सकते हैं। यह पाठ का सारांश अब हम पढ़ेंगे कि एक बार जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भारत के दौरे के लिए रवाना होने वाली थी, अर्थात वहाँ के लिए निकलने वाली थी। इंग्लैंड से भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे के लिए निकलने वाली थी। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों जो खाना बनाते हैं, अंगरक्षकों, इनसे संबंधित जो विस्तृत जानकारियाँ छपी थी, क्योंकि ये सब आने वाले थे। उनके नौकर, बावर्ची जो खाना बनाते हैं वो, और उनके बॉडीगार्ड, ये सब आने वाले थे। इसलिए भारत के समाचार पत्रों में भी वो सब छापा जो विदेशी पत्रों में छपा था। रानी की लंबी यात्रा को लेकर उनके दर्जी की भी चिंता की खबर थी कि उनके दर्जी ये सोच रहे थे कि वहाँ जाकर क्या पहनना है, रानी को क्या करना है, तो वो दर्जी भी चिंतित थे। यह भी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ा। रानी का आवागमन दिल्ली में होने वाला था, इसलिए सड़कें सुधरने लगी। दिल्ली की जितनी भी सड़कें थी जहाँ से वो रानी का गाड़ी गुजरने वाली थी रानी की, वो सब सुधारने लगे। अगर कोई सड़क टूटी फूटी थी तो उसे ठीक किया गया। इमारतें, बिल्डिंग सजने लगी, मतलब रंगाई पुताई होने लगी। जहाँ जहाँ से जिस सड़क से ये गुजरने वाला था इनका कारवां, वहाँ सब जगह साफ़ सफाई और ये सब सड़कें वड़कें बनने लगी। और नाक ऊँची रखने के लिए सभी तैयारियाँ ज़ोर शोर पर थी। किसकी नाक ऊँची? हमारे भारत की। बहुत कड़ी सुरक्षा के बाद भी इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। इस मूर्ति को लोटो कहते हैं। लोटो मतलब जो मूर्ति खंबे के ऊपर हो, आधा धड़, वो मूर्ति को लोटो बोलते हैं। और इस मूर्ति की नाक अचानक से गायब हो गई, जबकि वहाँ पर बहुत सारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे, गार्ड लगे हुए थे, फिर भी वहाँ से मूर्ति गायब हो गई। और एक विदेशी का आगमन होने वाला है और एक विदेशी की मूर्ति से नाक गायब होना, इसका मतलब है भारत की नाक कैसे बचाना है। इसके लिए देश के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों ने सभा की और मूर्ति की नाक लगाने का निश्चय किया और एक गरीब मूर्तिकार को बुलाया गया। वो बहुत गरीब था, तो उसने भी सोचा कि अपनी गरीबी दूर करने का बहुत अच्छा समय है, और उसने हिम्मत की और मौके का लाभ उठाना चाहा। और उसने कहा कि मैं कहीं से भी इस नाक को लगा दूंगा। और उसने पुरातन विभाग की से कहा कि भाई आप बताओ कि ये किस पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, वो पत्थर का नाम बताओ, तो वो पत्थर लाकर ही लगाना होगा। तो सारी फाइलें खंगाली गई, लेकिन उसमें कहीं भी ये जानकारी नहीं मिली कि मूर्ति कौन से पत्थर की बनी है। जॉर्ज पंचम के जैसी मूर्ति वाला पत्थर ढूंढवाने के लिए सब परेशान हो गए। फिर से सभा बुलाई गई और उसमें उन्होंने देश के जितने भी पहाड़ों के पत्थर थे और खानों में पत्थर थे, खदानों में, उन सब पत्थरों को मूर्ति से मिलाने का निश्चय किया। और नेता और अधिकारियों को हिम्मत आई, परंतु मूर्तिकार को अपने प्रयास से पत्थर नहीं मिला। इस बार मूर्तिकार ने फिर सभा बुलाई और गुप्त रखने के लिए सुझाव दिया। मूर्तिकार ने कहा कि किसी पेपर वाले को, अखबार वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या सभा कर रहे हैं, क्या हमारी चर्चा चल रही है। देश के महापुरुषों की मूर्तियों की नाक जो वहाँ पे लगी थी, मूर्तियाँ महापुरुषों की हमारे यहाँ, उनकी सबकी नाक की नाप ली कि अगर किसी की नाक इनके नाप की हुई तो वही निकाल के लगा देंगे। मतलब इसमें ये देखिए कि विदेशी व्यक्ति का महत्व कितना है कि हमारे यहाँ के महापुरुष की नाक भी निकालने को हमारे यहाँ के लोग तैयार हो गए। और उनकी नाक नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक होना ज़रूरी है। इस तरह से नाक उतार कर लगाने की सोच रहे थे। फिर घबराहट के बाद भी सदस्यों सहित सभापति ने मूर्तिकार को यह अनुमति दे दी
परंतु दुर्भाग्य से पूरे देश के महापुरुषों की मूर्तियों के साथ किसी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से नहीं मिली। सन 1942 के आंदोलन में बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों भी लगी थी। उनकी नाक भी नापी गई, लेकिन सब बड़ी निकली। रानी का आगमन का समय बहुत करीब था। फिर की गई बैठक कि अब किसी भी तरह से यह नाक लगनी ही चाहिए। फिर बैठक रखी गई। बैठक में अधिकारियों और नेताओं की हड़बड़ाहट देखकर मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए कहा कि 40 करोड़ की आबादी वाले भारत के एक नागरिक की जीवित नाक लगाने का रास्ता बताया और फिर बंद कमरे में यह प्रस्ताव रखा। अपने प्रस्ताव पर सभा में सन्नाटा छाया देख मूर्तिकार ने कहा कि मैं खुद आगे बढ़कर यह काम करूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा, आप लोगों को तनाव करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसे इसकी अनुमति मिल गई। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति साफ़ की गई, उसे रंगा गया और अखबार वालों को भी खबर दी गई कि मूर्ति की नाक की समस्या हल हो गई है और अब नाक लगने ही वाली है। अपनी योजना के अनुसार परेशान मूर्तिकार ने एक दिन कमेटी वालों को जीवित नाक लाने और लगाने में मदद की और कमेटी वालों ने मूर्ति के आसपास जो तालाब था उसकी साफ़ सफाई की और वहाँ साफ़ पानी भरवाया। उस दिन मूर्तिकार ने मूर्ति की नाक फिट कर दी। लोगों ने मूर्ति की जिंदा नाक देखी तो सब बहुत खुश थे। समय से नाक लग गई और अपने देश की नाक बच गई। नाक ऊपर रह गई, इसका इंतज़ाम हो गया है। अखबार वालों ने भी उस दिन किसी के अभिनंदन की, स्वागत समाचार, उद्घाटन, किसी भी तरह की कोई खबर नहीं छापी। फ़ोटो केवल मनुष्य की तरह दिखने वाली जॉर्ज पंचम की नाक की ही खबर छपी और यह खबर छापकर नाक रहित हुए भारत की असलियत को उद्घाटित कर दिया। अर्थात कि सबको पता चल गया कि नाक नहीं थी मूर्ति में और सब उसी में लगे रहे। न कोई उद्घाटन की खबर छपी, न कोई समाचार छपे कि जो रानी आने वाली थी वो आई हैं, न कोई उनका स्वागत किया और अपनी नाक वहाँ बचाते बचाते इधर कटवा ली। मूर्ति पर नाक लगाने का व्यंग कहकर ये कहा कि हमारे यहाँ के जो महापुरुषों की नाक है उसका कोई महत्व नहीं है, जॉर्ज पंचम की नाक लगनी चाहिए। इस पाठ में लेखक ने व्यंग किया है और पूरा व्यंग नाक पर केंद्रित है और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि आज भी अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की जो औपनिवेशक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण की गहरी चोट की है इस पर और अपने कथ्य में वह सफल भी हुए। उन्होंने बहुत अच्छी पत्रकारिता भी की है और बहुत अच्छा व्यंग भी किया है कि आज भी हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं और हमें अपनी नाक से ज़्यादा विदेशी की नाक की परवाह है। और जो पाठ में बताया है कि नाक भी बचानी थी तो एक बुद्ध की, किसी जिंदे इंसान की या अपने देश की नहीं। पाठ को सुनिए, सुनने से प्रश्नोत्तर भी समझ में आएंगे और याद भी होंगे और इसको एक दो बार सुनेंगे तो पाठ अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।